वेलकम बैक टू दिस वीडियो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 तक देख चुके थे। आज हम 45 से शुरू करेंगे। तो जो 45th क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाउ वेयर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड। किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं, ये सवाल है। तो यहाँ पर देखो, मैंने बता रखा था आपको यहाँ पर कि वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये भी बताया है। ये कैसे होते हैं वो भी बताया। तो क्या डायरेक्टली होंगे? नहीं। और कांग्रेस यार क्यों नॉमिनेट करेगी किसी को भी? कांग्रेस तो खुद नॉमिनेशन चाह रही है, वो क्या ही नॉमिनेट करेगी। ये सब गलतियां मत करना कभी भी। उसके बाद आता है इंडियन रूलर नॉमिनेट क्यों करेंगे, इनके तो खुद पोजीशन खतरे में थी, ये क्या नॉमिनेट करेंगे? तो फिर आंसर बचता प्रोविंशियल असेंबलीज। हमेशा ध्यान रखना, अगर डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेटिक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन का नेचर अगर डेमोक्रेटिक है, कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चन, इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो वहां पर आंसर भी डेमोक्रेटिक होगा, है ना। वहां पर आंसर भी डेमोक्रेटिक होगा। क्वेश्चन के नेचर से यू हैव टू जज कि किस तरीके से। जैसे हमने पिछले सवाल में देखा था, पिछले सवाल में क्या देखा था, पिछली वीडियो हुई है उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने ये चीज देख रखी थी कि हो ना हो, कहीं ना कहीं आंसर छुपा होता है किसमें, 1935 में। अगर क्वेश्चन में वो चीज दी होती है, बस एक एक ऑप्शन ऐसा था जहां पर 1935 था और 1935 आंसर नहीं था। पिछले चैप्टर में हमने देखा था। तो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी ये भी बनती है, मतलब इस चीज को मैं प्रमोट नहीं करता, लेकिन ये कह रहा हूं कि बहुत पढ़ के जाओ, बहुत पढ़ के जाओ, कि इस तरह की चीजें करने का ना तो टाइम मिले, ना तो दिमाग में ये इस तरह की चीजें आपको आए कि ऐसा भी कुछ होता है करके। इतना पढ़ के जाओ, इन केस फंस जाओ तब इस तरह की चीजों को इस्तेमाल कर लो। अब क्वेश्चन है कि इलेक्टेड चेयरमैन कौन हुए थे, ठीक है, इलेक्टेड चेयरमैन कौन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो ये राजेंद्र प्रसाद हुए थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये राजेंद्र प्रसाद हुए थे, और ये जेबी कृपलानी के द्वारा इनका नाम प्रपोज किया गया था। उसके बाद फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का किसने चेयर किया, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग किसने चेयर किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये ध्यान रखना, ये सब नाम ध्यान रखना, ये सब वीडियो में बता रखा है ना। ये सब नाम आपको ध्यान रखना ही है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये किसके द्वारा चेयर ये की गई थी? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी फर्स्ट मीटिंग के चेयरपर्सन ये है। इसका ये मतलब मत समझ लेना कि वो प्रेसिडेंट है वहां के, वो अलग अलग चीज है, ठीक है, वो अलग अलग चीज है। अब यहाँ पर है कि हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, है ना। ये क्या होंगे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। इस बात को ध्यान रखना, ये होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहां पर क्या, फर्स्ट डे सेशन सच्चिदानंद सिन्हा, फर्स्ट मीटिंग डिफरेंस है, ठीक है। पहली बार जब मीट हुई तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वैसे वैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। उसके बाद हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ऑब्वियसली ये, इसमें कुछ सोचना नहीं है। देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही ज्यादा कम है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब ये हुई थी, ये कम है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि 9 दिसंबर 1946। उसके बाद है जो पहला सेशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये कब इसको इसकी है, ये कब हेल्ड हुआ था? तो फिर वहीं पर यही पिछला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर पूछा गया है कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश्ड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब एस्टेब्लिश की गई थी? तो भाई ये दिसंबर 1946 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये और ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब बीपीएससी में क्या करेगा कि देखो, आपसे क्रोनोलॉजी पूछ सकता है, ठीक है, आपसे क्रोनोलॉजी पूछ लेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले बनी, ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेशनल एंथम को पहले ये किया, एंडोर्स किया गया, नेशनल फ्लैग को ये किया गया, राजेंद्र प्रसाद ने पहले ये किया। ये सारी चीजें आपसे पूछी, क्रोनोलॉजी में पूछी जा सकती है। लेकिन इस तरीके से पूछ देना कि 9 10 11 12 बताओ, 9 तारीख 10 तारीख 11 तारीख 12 तारीख ये कब हुआ था ये बताओ, ये चांसेस बहुत कम है ना। इसके चांसेस बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे। व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, ठीक है, फिर तो यही है। अब मतलब इसको भी अगर आपने किया होगा ना तो चीजें रट रट जाएंगी। फिर से वही क्वेश्चन,
छोड़ते हैं इन सब क्वेश्चन को। एक्चुअली क्या है, ये अब आउटडेटेड हो गया है ऐसा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन अब आउटडेटेड हो गया है, तो इसको इसको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जो रिजोल्यूशन है फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, द resolution for giving a constitution to India was adopted by Constituent Assembly on. The resolution for giving constitution to India was adopted by the Constituent Assembly on 22 जनवरी 1947। ये फिर से वही पूछेगा ये कि रिजोल्यूशन पहले हुआ, फ्लैग आया, नेशनल सॉन्ग आया, नेशनल एंथम आया, कौन आया, ये सारी चीजें वो क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है। लेकिन इस तरीके से पूछ देना, डेट बता दो, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी ना, ये ज्यादा नहीं आएंगे, ध्यान रखना, ये ज्यादा नहीं आएंगे, मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं आएंगे ये। उसके बाद प्रियम्बल ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने किसने रखा था, ये तो खैर ये तो जब हमने प्रियम्बल का भी लेक्चर डला हुआ है यूट्यूब चैनल पर, आंसर ये होगा। उसके बाद हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किन्होंने, ये सब बताया हुआ है कि प्रियम्बल भी जो है सोर्स क्या है, उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही इन्फ्लुएंस करके, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही इन्फ्लुएंस हो करके उस चीज को बनाया गया था, उस चीज को लिया गया था। उसके बाद इन रिलेशन टू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन रिलेशन टू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज आर करेक्ट। हमेशा ध्यान रखना, अगर इस तरीके से पूछा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन और इन सब सारी चीजों से रिलेटेड, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपसे ऐसा कोई कोई वर्ड अगर ऐसा दे दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिफाइंड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इस तरह की चीजें होती है ना, तो चांसेस होता है कि वो गलत हो, ठीक है, वो चांसेस होता है कि वो भी गलत हो, वो भी हम लोग देखेंगे आने वाले क्वेश्चन में। क्या है ये, तो रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बाय नेहरू अफेक्टेड अफेक्टेड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मतलब समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात कर रहा है जो हमने यहाँ देखा था, उसी को घुमा करके यहाँ देखा है ना, ये वाला इसी को घुमा करके यहाँ पर ये पूछ दिया है। उसके बाद प्रियम्बल फुलफिल्स वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और एम्स, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आप देखो, अगर ए सही है, ये कट जाएगा, जैसे ही ये कटेगा उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रियम्बल है ये फुलफिल्स वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, people of India ordered directed the constitution, head of the state is elected by the people directly। ये होता है क्या कभी भी, हेड ऑफ स्टेट, मैंने आपको डिफरेंस बताया है हेड ऑफ स्टेट के बीच में एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, इसके बीच में मैंने आपको डिफरेंस बता रखा है। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, मोदी जी, हेड ऑफ स्टेट कौन है, मुर्मू जी, है ना, तो ये मतलब हेड ऑफ स्टेट कौन होगा, तो प्रेसिडेंट होगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होगा, तो प्राइम मिनिस्टर होगा। यहाँ पर क्या प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डायरेक्टली इलेक्ट होता है, इनडायरेक्टली होता है, जैसे ही आप चार को काटोगे आपका आंसर आ जाएगा। समझ लो क्वेश्चन कितना हार्ड लग रहा था, कितना टफ लग रहा था। और जो तीसरा ऑप्शन है ना भाई, वो ये कह रहा है सीधा सीधा कि पावर, जो सोर्स ऑफ पावर है वो पीपल है, प्रियम्बल में लिखा हुआ, ये लाइन लिखी हुई है प्रियम्बल का। जब मैं नेचर आपको पढ़ा रहा था, उस नेचर में तीसरा पॉइंट मैंने ये आपको बताया था, उसी नेचर में मैंने तीसरा पॉइंट आपको ये समझाया था, तो इस चीज को याद रखना। अब यहाँ पर यह है कि हाउ मेनी सेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पर सेशंस की बात कर, एक और ये याद रखना होगा आपको, ये भी मैंने बताया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था कि इसको भी ध्यान रखना, और 11 सेशंस को भी ध्यान रखना। तो यहाँ ये जो 165 वाली बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है, कि 165 मतलब कि 165 डे में 11 सेशंस यहाँ पर लिए गए थे, ठीक,
11 सेशंस यहाँ पर लिए गए थे, और इस 11 सेशन के अलावा एक सेशन और एक्स्ट्रा लिया गया था। ठीक है ना, तो जहां पर मेंबर का साइन चाहिए था। तो ये मेन सा सवाल है, इसमें देख लेना ये 12 होंगे। हालांकि चांसेस आर वेरी लेस कि इस टाइप के अब फैक्चुअल आए बीपीएससी में। ये इस टाइप के क्वेश्चन अब आने बंद हो गए हैं यूपीपीएससी में भी। ये वही वाली बात है, ये तो है। हाँ, ये क्वेश्चन भी अब चांसेस आर वेरी रेयर कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले या ऐसा रहे। लेकिन यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, विच मैच द लिस्ट एक्स लिस्ट वाई मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, ये अभी हमने देखा है, ये अभी हमने देखा है कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, जैसे ही हमें पता चल रहा है ए का बेसिकली क्या होगा, 2 होगा, तो हम इसमें देख लेते हैं। ए है, ए का, ये कैसे, ए का 1, बी का 4। एक मिनट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नेहरू, उसका ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, ओनली ओरिजिनली द ओनली। ठीक है, उसके बाद है मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट। ठीक है, राजस्थान प्रिंसली स्टेट किस कौन दिखा रहा था वो, उसका चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, एकदम एकदम यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब हमें ये लग रहा है, ये तो हमने पढ़ रखा है, प्रेसिडेंट का भी पढ़ रखा है। यहाँ पर कुछ फैक्चुअल एरर मेरे को लग रही है, इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे बाद में। फैक्चुअल एरर मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार जैसे एच सी मुखर्जी हैं, ठीक है, और हमने यहाँ पर देख रखा है कि चेयरमैन हमेशा यूनियन का कौन रहेंगे। जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। ठीक है, ये हमेशा जब यूनियन रहेगा, स्टीयरिंग वाला वो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये सब हमने देखा था स्टीयरिंग कमेटी के बारे में, रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी के बारे में, इन सब में राजेंद्र प्रसाद। ये जहां पर यूनियन की बात आएगी, प्रोविंशियल पावर की बात आएगी, वहां पर जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। तो डी का तो उस हिसाब से फिर 4 होना होगा, तो डी का 4 कहीं है ही नहीं। या डी का 2, डी का 4 कहाँ है, सी में है। आंसर सी नहीं, इसको इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि ये क्वेश्चन किस लेवल पर जा रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन। हो सकता है ये क्वेश्चन सही हो, लेकिन अभी इंटरप्रिटेशन यहाँ पर नहीं हो पा रही है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यूनियन कॉन्स्टिट्यूट कमिटी, तो यही कहीं था ना यहाँ पर, यूनियन की कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी थी ना, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन। तो डी का तो मेरे ख्याल से जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए, करेक्ट पूछा है तो। डी का 4 कहाँ है, डी का 4 सी में है, पता नहीं सी कैसे आंसर होगा, जहां तक याद है सी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू ही होगा, ये तो हम श्योर हैं कि डी का 4 होगा। डी का 4 सी में पता नहीं कैसे लिखा है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं 64 का। तो यहाँ पर क्या है, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। फिर से यहाँ पर मैचिंग की बात यहाँ पर आ रही है। तो मैचिंग की बात जब आ रही है तो फिर हम देखेंगे क्या, कि ए फंडामेंटल राइट है लिस्ट 1 में, दूसरा बी आर अम्बेडकर, तीसरा क्या है स्टीयरिंग में। अब देखो, फिर यहाँ पर स्टीयरिंग में अभी पीछे 5 मिनट पहले मैंने बोला राजेंद्र प्रसाद, तो यहाँ राजेंद्र प्रसाद नहीं है। देखो ये याद रख लेना, इट हैज टू बी रिमेम्बर्ड, है ना, इट हैज टू बी रिमेम्बर्ड, अदरवाइज क्वेश्चन आ सकता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। बीपीएससी कभी इन सब टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछती है, नहीं पूछेगी तो अच्छा है, लेकिन पूछ सकती है, क्योंकि यूपीएससी और बाकी के एग्जाम्स पूछते हैं। और यूपीएससी के जिस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन डाले हैं, तो गारंटी नहीं है, आप गारंटी नहीं कह सकते कि पिछले बार नहीं पूछा था तो इस बार भी नहीं पूछा। अगर जिस तरीके से यूपीएससी खेला खेलता है अनप्रेडिक्टेबल बनने का, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला खेला अगर खेल लिया गया यहाँ पे, तो खेल लिए जाओगे बहुत बढ़िया से। इसलिए इस इन सब चीजों को ये देख लेना। प्रोविंशियल प्रोविंशियल वाली बात है यार, तो प्रोविंशियल वाली बात तो हमेशा कौन रहेंगे, सरदार पटेल ही रहेंगे। उसके बाद हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्लियर है, ये यहाँ पर क्लियर है। उसके बाद चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के इसमें क्या है, तो पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यही पहला 66 तो यही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 66 वही है। एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी,
ठीक है, तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये फंड FR के, इनको ये माना गया है। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मैंने आपको ये भी बोला था कि इन छह के नाम आपको याद होने चाहिए। अयंगर थे, अय्यर थे, ठीक है, मुंशी थे, सादुल्ला थे, मित्तर थे और खैतान थे। ठीक है, और फिर मित्तर को रिप्लेस किया था किन्होंने, राव ने, माधव राव ने। अगर आपको याद होगा तो ये सारा डिस्कशन हमने कर रखा है। नहीं याद है तो जा करके वीडियो देख लो। ठीक है, उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, हु अमंग द फॉलोइंग वेयर द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हु अमंग द फॉलोइंग वेयर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है भाई साहब सवाल आपका। तो यहाँ पर क्या है कि एन गोपाला स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण कृष्ण स्वामी है, सरदार पटेल। यहाँ पर देखो क्या है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर, अभी हमने यही तो देखा ना यहाँ पे, अभी तो हमने यही देखा, उन जो भी हम देख रहे हैं, तो हमने क्या देखा कि वहां पर अय्यर तो हैं, लेकिन वहां नेहरू कहीं हमें नहीं दिखे। हमने अभी यही देखा, हमें इतना पता है नेहरू नहीं है। जैसे ही हमें ये पता चल गया भाई नेहरू नहीं है, ये तो कट गया। और जैसे ही हमें ये पता चला कि वहां पे अय्यर भी हैं, तो ये भी कट गया। ठीक है, ऊपर से सरदार पटेल भी हमें नहीं दिखे यहाँ पर। ठीक है, सरदार पटेल भी नहीं दिखे, और सरदार पटेल ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके वो जिस काम की वजह से जाने जाते हैं ना, उसका नेचर अलग है ड्राफ्टिंग कमेटी से। वो नेचर ही अलग है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सी होगा। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन से मेंबर नहीं थे, ये देखो। जब मैं आपको पढ़ा रहा था, जब मैं DPSP, फंडामेंटल राइट प्रियम्बल, ये सब बातें मैं आपको बता रहा था, तब मैंने एक बात आपको बताई थी कि भाई ये याद रखना कि नेहरू ने क्या बोला है, ठीक है, गांधी जी ने क्या बोला है, और अंबेडकर साहब ने क्या बोला है। इनके स्टेटमेंट पूछ देता है डायरेक्ट उठा करके। स्टेटमेंट्स आपको बहुत सारा मिलेगा, ग्रेविन ऑस्टिन का मिलेगा, मतलब बहुत सारे आपको वो सब मिलेंगे, तेलंगा मिलेगा, लेकिन KT तेलंगा, लेकिन अब ये सब आपको याद नहीं रखना है इतना। आपको इन्हीं 3 फेमस पर्सनालिटीज के नाम ये याद रखने हैं। ऑप्शन में रहेगा, एलिमिनेट करना है, निकलना है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आ भी गए, चलो मानते हैं आ गया ऐसा क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन आएगा वैसा, उस एक क्वेश्चन के लिए आप 20 फैक्ट या 25-30 फैक्ट याद नहीं करोगे। आप चुपचाप उसको छोड़ दो। कट ऑफ कभी भी 150 में से 150 थोड़ी ना जाएगा, ये 150 में 150 जाएगा नहीं, छोड़ दो उसको। ठीक है, वैसा ही है। तो यहाँ पर क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, सेटअप अ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ये कब किया था, ये है सवाल। ये क्वेश्चन अब नहीं आता, हटाओ इसको। हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, BN राव होगा, BN राव। ये डिस्कस्ड है वीडियो में, ये डिस्कस्ड है कहाँ पर, वीडियो में। ठीक है, इन सब चीजों पर ध्यान रखो। उसके बाद द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय, तो ये BN राव है। ये कौन है, ये BN राव है। यही क्वेश्चन है, 73वां यही क्वेश्चन है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उन्होंने नेशनल फ्लैग को, ठीक है, सवाल ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उन्होंने नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था। देखो ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा, है ना। आंसर तो इसका मेरे ख्याल से ए होगा, लेकिन ये आना नहीं चाहिए अब इस टाइप का क्वेश्चन। लेकिन हाँ, यहां पर से आपको क्रोनोलॉजी पूछ देगा, क्रोनोलॉजी पूछ लेगा कि भाई पहले फ्लैग लिया, या पहले नेशनल एंथम लिया, या पहले ऑफिस होल्ड करी प्रेसिडेंट ने, इनमें से पहले कौन हुआ है, या नेशनल सिंबल लिया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या था, हाथी था। अब पूछ देगा उसको पहले लिया या इसको पहले लिया। तो आपको जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आपको 22 जुलाई याद हो, बट मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। अनलेस अगर मोटा मोटा आपको पता नहीं है तो दिक्कत हो सकती है, दिक्कत ये हो जाएगी। उसके बाद देखो क्या है, 76 का, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल फ्लैग कमेटी। ठीक है, तो नेशनल फ्लैग कमेटी, झंडा बनाने वाले कमेटी के जो चेयरमैन है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत में शायद ये मिसिंग है, शायद मिसिंग है। मैं मेरे पास पुरानी वाली है, पुरानी वाली में तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, 2 फ्लैग कमिटीज, ठीक है, यहाँ पर मेंशन्ड है कहाँ पर, इंडियन हिस्ट्री में। तो पहला फ्लैग कमेटी कब है, तो 1931 में कराची सेशन में हुआ था, वल्लभ भाई पटेल में। और दूसरा एडहॉक कमेटी बनी थी नेशनल, उसमें, तो वो 23 जून को बनी थी।
ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना। और 1947 में जिनके चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये सारी चीजें ये है कि क्वेश्चन क्या था, चेयरमैन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो आंसर इसका यहाँ पर बी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है कि द डिजाइन ऑफ द नेशनल, देखो यही क्वेश्चन, ये कहाँ पूछा है पता है, ये यूपीएससी में भी पूछा है, पिछले साल पूछा है। मैं ये नहीं बोल रहा यही कुछ, इसी टॉपिक पर, इसी थीम पर क्वेश्चन पूछ दिया है। द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947। अभी हम देख करके आए हैं, तो ये तो सही ही होगा। तो हटा दो इसको, हटा दो इसको। हमको थ्री पढ़ना ही नहीं है, थ्री हट गया, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये 2:3 है, 3:4 है, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वी डोंट नीड इट। हाँ, इस थीम को जरूर पढ़ना, झंडा को जरूर पढ़ना, नेशनल फ्लैग को जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। और दूसरा, अभी एयरफोर्स को नया झंडा मिला है, वो भी देख लेना। उसके बाद क्या है, द व्हील इन नेशनल फ्लैग हैज 21 स्पोक्स। ये एक्चुअली 24 होते हैं। ठीक है, तो ये फैक्चुअल है, ये याद होगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आप इस चीज को नहीं कर पाओगे। तो ये यहाँ से भी खत्म हो जाता है, तो आंसर इसका बचता है वन ओनली। उसके बाद है यहाँ पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तीसरी मीट कब स्टार्ट हुई थी, ये है क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन अब आना बंद हो चुके हैं। और इस टॉपिक से भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत कम है। मेजर मेजर कमेटी के नाम याद कर लो, जो मेजर कमेटी है ना, उसके नाम याद कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। ये इसी दिन तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, 26 नवंबर 1949 को। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन ये तो 1949 को ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वही क्वेश्चन है देखो। अब ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चन रेयर चांस है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद वही रेयर चांस है ये सब क्वेश्चन। और इसमें आप याद कर लो, एनफोर्समेंट कब हुआ है, यहाँ पे हुआ है। लेकिन मैंने आपको एक, हाँ अभी मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया था। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर का जो प्रोविजन है, ठीक है, जो भी प्रोविजन बन रहा है संविधान के अंदर का, वो 26 जनवरी 1950 से आया। क्या क्या जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या वो 26 जनवरी 1950 से पहले से है या नहीं है? जो जो प्रोविजन है, क्या उसके पहले से एनफोर्समेंट उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको मैंने बता रखा है वीडियो में। अगर मैं ये बता दूं कि, ये ऐसा स्टेटमेंट दे दूं कि ऑल द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26, ऑन या आफ्टर 26 जनवरी 1950। तो ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा, इसका रीजन बताया है वहां पे। यहाँ आंसर बता देता हूँ, गलत होगा, है ना, ये गलत होगा, क्योंकि कुछ प्रोविजन पहले से ही चालू थे। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट मीटिंग पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछते हैं। उसके बाद 26 जनवरी वॉज सेलेक्टेड एज द डेट, ये भी मैंने आपको बताया है कि क्यों 26 जनवरी को ही यहाँ पर सेलेक्ट किया गया था, क्योंकि कांग्रेस ने 1930 में इसी को ऑब्जर्व कर दिया था इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किसने किया, गवर्नर जनरल क्यों करेगा, इंडियन पार्लियामेंट बनी नहीं थी तब, जब जो थी यही थी। तो पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगा क्या, मतलब क्यों, फिर तो वही हो गया ना, सोवरेंटी की बात ही क्यों किया, बनाने की जरूरत ही क्या हो गई, है ना, उन्हीं का लॉ लेकर के पास कर देते। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, ये कब हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन की का जो अडॉप्शन है वो कब हुआ है, यहाँ पर ये सवाल पूछा गया है। तो इस टाइप के ये जो सवाल है नवंबर वाला, वो थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा देख देख के।
उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्टेड ऑन इतना बाय द, अब ये कौन करेगा? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है ये, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कब हुआ, मतलब वही उसी टाइप के क्वेश्चन है ये, आप देख लेना क्वेश्चन, इसको इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन ठीक ठाक का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ठीक, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ध्यान रखना कि कॉन्स्टिट्यूट, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ध्यान रखना कि एनफोर्समेंट की बात अलग होती है और एनेक्टमेंट की बात अलग होती है, ध्यान रखना, बस इन दोनों चीजों को ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इस लेवल पर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन माइन्यूट डिफरेंस पर पूछेगा अगर पूछा तो, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ, बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें लॉजिक लग जाएगा। कैसे लगेगा लॉजिक? भीमराव अम्बेडकर कहाँ के थे? कहाँ के थे? क्या वो पंजाबी थे? नहीं थे। बंगाली थे? नहीं थे। या तो यहाँ के होंगे या तो यहाँ के। मिडिल इंडिया क्या होता है भाई? मिडिल इंडिया क्या होता है? तो बचता है बी, ठीक है। उसके बाद है ईयर ऑफ बर्थ एंड डेथ ईयर, ये चांसेस आर वेरी रेयर, आपको याद रखना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए इन सभी का नाम, बट द चांसेस आर वेरी रेयर कि इस टाइप के क्वेश्चन को वो पूछेंगे। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जनगण मन, देखो यहाँ पर 1950, वहां आपसे क्रोनोलॉजी पूछ सक, अभी अभी ये नहीं पूछेगा 1950, यहाँ पूछ देगा क्रोनोलॉजी, कि वंदे मातरम पहले अडॉप्ट हुआ या जनगण मन पहले अडॉप्ट हुआ, झंडा पहले फहराया गया या जनगण मन पहले गाया गया। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर से आपसे पूछ ली जाएगी। इसको स्टेट एम्बलम कब अडॉप्ट हुआ, ये वाला क्वेश्चन है, तो डी है इसका आंसर, ये आप पर छोड़ता हूँ, इसको देख लेना। उसके बाद है द डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली लेड टू पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्या आरटीसी के वजह से ये हुआ है? ये है क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एआईएफ, ऑल इंडिया फेडरेशन टू बी बेस्ड ऑन यूनियन ऑफ प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, एंड प्रिंसली स्टेट। अच्छा, यही दो है क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये है कि क्या भाई 1935 की वजह से वो ये चीज हुई है, और क्या ऑल इंडिया, तो देखो ये तो हम लोग पढ़ते आए हैं, ये तो है ही, ये नहीं पढ़ा है क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है ना। और एक्चुअली क्या होता है कि शेप करता है इसको, ये आंसर मेरे ख्याल से सी होना चाहिए। ठीक है, देखते क्या है, लेकिन ये शेप करता है तो ये होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, ध्यान रखना, ये नहीं पढ़ा है क्योंकि इसको कहाँ पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है, दो स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल नेसेसिटीज ऑफ द कंट्री, ऑल नेसेसिटीज, ऑल नेसेसिटीज, ठीक है। उसके बाद इट इज नोन और कॉल्ड एज एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, क्या एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होने के वजह से ये हमारी नेसेसिटी को ये करता है? नहीं करता है। इसका मतलब ऐसा कहना कि ए आर का रीजन है, सॉरी आर ए का रीजन है, ये गलत होगा, तो ये एक्सप्लेनेशन गलत होगा। तो आंसर या ये तो खत्म हो गया क्योंकि सही है आर, और कहाँ, और कहाँ, ए भी सही है, ये ऑल नेसेसिटीज को ये करता है, ये भी खत्म हो गया, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये भी खत्म हो गया, तो आंसर बचता है बी, ऐसे करके होगा। क्योंकि भारत की सारी नेसेसिटीज को आज ही नहीं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप 2000 अभी 24 में हो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या संविधान 2000 3024 के लिए कुछ करके गया है क्या, तो भाई बिल्कुल करके गया है, क्योंकि अपने संविधान में अमेंडमेंट का प्रोसीजर है। इसी, ये सालों साल चलता रहे, ये सालों साल अपडेट होता रहे, रिजुवनेट होता रहे, इसीलिए अपना जो संविधान है, इट इज नॉट नॉट नीदर, मतलब ये बीच का है, ना तो फ्लेक्सिबल है ज्यादा, ना तो रिजिड है ज्यादा, इन दोनों में से कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब यहां पर क्या है, डेफरमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू शुड नो, क्यों है, क्योंकि लीग से हटकर काम किया गया है, यहाँ पर लीग से हटकर के क्वेश्चन है, और किसी ढंग के आदमी ने किया, मौलाना आजाद जी ने किया। क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने किया है कि डेफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर 15 ईयर्स,
बोला गया था कि जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है उसको 15 साल के लिए और बढ़ा दो, लेट करो। ठीक है, ये नहीं बोला गया था कि मतलब कि ये था, मतलब ये था कि आप सारे लोगों को वोट देने के लिए नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जनता को समझ में ही नहीं आ रहा है। पीपल डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग देयर वोटिंग राइट, रिगार्डिंग देयर वोटिंग राइट। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन। ठीक है, इंडिया के पास भाई दोनों है, इंडिया के पास दोनों है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से भारत डेमोक्रेटिक है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से भारत डेमोक्रेटिक है? कॉन्स्टिट्यूशन तो भाई चाइना में भी है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब रूल बुक, ठीक है ना, रूल बुक। तो रूल बुक तो वहां पर भी है, ब्रिटेन में तो रिटर्न वो है ही नहीं, संविधान है ही नहीं। तो क्या वहां डेमोक्रेसी नहीं है? और क्या चाइना में डेमोक्रेसी है? क्या रशिया में डेमोक्रेसी है? तो कॉन्स्टिट्यूशन होना नहीं, और डेमोक्रेसी का रियल मतलब क्या होता है? बाय द पीपल, मतलब लोगों की वजह से, बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल। तो ये जो है, ये क्या शो करता है कि लोगों से सब कुछ होना चाहिए, सोर्स ऑफ पावर लोग होने चाहिए। तो यहाँ लोग नहीं है, तो ये इसका रीजन नहीं हो सकता है। हाँ, बल्कि दोनों स्टेटमेंट सही है, वो सही है, वो बात अलग है। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग एडवाइज्ड that the Indian National Congress should be disbanded as a political party after independence of India। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी पूछ सकता है ना? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अभी भी पूछा जा सकता है। और ये महात्मा गांधी है, इन्होंने बोला था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसका काम क्या है? भारत को आजादी दिलाना। जैसे ही ये खत्म हो गया तो इसको डिसबैंड कर दो। ये ध्यान रखना है, बहुत चौंकाने वाली बात है ये गांधी को गाली देने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है लोगों को। उसके बाद हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये तो कृपलानी साहब थे। ये तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होता है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हाँ, ये ध्यान रखना। उसके बाद क्या है? इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन In their nationalist reaction, the founding father of Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interest in the nation। है ना, ये देखो, ये तो किसी ना किसी अंग्रेज ने ही बोला होगा। यहाँ पे सारे नाम अंग्रेजों के ही हैं क्या? हाँ, सारे नाम। मॉरिस जोन्स, हार्डग्रेव जूनियर, अलेक्जेंडरोविच। ये अंग्रेज नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह के नाम अंग्रेजों के नहीं, जर्मनी, उस तरह के नाम, विट्स करके, ये सब आप सी को एलिमिनेट कर सकते हो। उसके बाद मॉरिस जोन्स, हार्डग्रेव जूनियर, आइवर जेनिंग। हाँ, ऑब्वियसली फैक्चुअल क्वेश्चन है, एलिमिनेशन नहीं लगेगा, आइवर जेनिंग ही यहाँ पर आंसर है। और ध्यान रखना, मुझे पर्सनली मेरा सजेशन ये रहेगा, इन सबको याद मत करो। ठीक है, इन सबको याद करने के चक्कर में क्या हो जाएगा ना, कि एक क्वेश्चन के लिए बहुत, इस बार आइवर जेनिंग है, लेकिन आइवर जेनिंग जैसे बहुत, आइवर जेनिंग ने ही पूरी लक्ष्मीकांत में 50 चीजें बोली है, उसको याद करोगे। फिर वैसे 50 into 4 कर तो एटलीस्ट 4 आइवर जेनिंग जैसे लोगों को याद करोगे ना, ऑस्टिन को याद करोगे, एटली को याद करोगे। तो ग्रेविन ऑस्टिन को जब याद करोगे तो ऐसे कई सारे आपको वो सब याद करने पड़ेंगे, तो उससे बेटर है कि इसको स्किप ही कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? कांग्रेस असेंबली वॉज कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया। किसने बोला था? तो ये ऑस्टिन ने बोला था। हु सेड इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल स्टेट? केसी वेयर। देखो, मेरे ख्याल से ये सब नहीं याद करो, क्योंकि बहुत सारे नाम है, करना है तो कर सकते हो, लक्ष्मीकांत के चैप्टर 2 में ही है। उसके बाद किसने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु इन द बिगिनिंग प्रेजेंटेड द आइडिया? ये तो यार एम एन रॉय, ये तो हर जगह, ये तो मैंने भी आपको बताया कि इसको याद रखना। उसके बाद एग्रीमेंट बाय फ्री विल, है ना, who it is, एक मिनट, it is an agreement by free will to terminated by free will, the above statement of PT नेहरू। अच्छा, ये तो मैंने भी आपको कॉमनवेल्थ का ही होगा आंसर इसका।
कि जब लोगों को ये लगने लगा था कि हाँ, जब भारत आजाद हो गया है तो भाई कॉमनवेल्थ पे क्यों जाए, तो उन्होंने ये बोला था कि कॉमनवेल्थ इज नॉट अ सिंबल ऑफ गुलामी। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट उन्होंने उस समय दिया था। पता नहीं आंसर क्या है, हाँ यही है हाँ। उसके बाद क्या है, हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कुल मिलाकर के 15 है, ये भी याद रखना। नाम याद मत रखना, ये जरूर याद रखना। उसके बाद हु स्पीक्स ऑफ इंडिया सेल्फ रिलायंट सोशल सिस्टम। ठीक है, सेल्फ रिलायंट सोशल सिस्टम के बारे में किसने बोला? द रूरल सिस्टम इन इंडिया इज अ टीनी रिपब्लिक। ये देखो चार्ल्स मेटकैफ है इसका आंसर, ये आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिराइव पावर फ्रॉम, ऑब्वियसली बहुत इजी क्वेश्चन, ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव करेंगे। और कौन देगा? ये सारे के सारे तो पावरलेस है ना। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट पावर, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पावर कहाँ से डिराइव करता है? तो भाई पार्लियामेंट कैसे हो जाएगा? पार्लियामेंट कोई वो थोड़ी ना, ये तो जगह का नाम है पार्लियामेंट, जहां पे ये लोग बैठते हैं काम करते हैं। इसकी ये पावर देने वाली चीज थोड़ी ना है, कोई पोजीशन पोस्ट थोड़ी ना है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात यहाँ पर ये लोग करने वाले हैं। ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, और अब जो क्वेश्चन पूछा गया है, अब क्वेश्चन सही ठीक ठाक क्वेश्चन होंगे। ये रेफरल के क्वेश्चन है, रेफरेंसेस के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज बीन बोरोड, द आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ये बताया गया है कि ये भी मैंने बताया जब प्रियम्बल शुरू कर रहा था मैं, तब मैंने ये चीज आपको बताई है कि भाई इसको शुरू किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ अ स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, ये कहाँ से? कैनेडियन दिख रहा है क्या कहीं आपको? क्या है क्वेश्चन? द एक मिनट, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फॉर, अमेरिकन नहीं है, स्विस नहीं है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन नहीं है, द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, यार ये कनाडा से लिया गया है इसको, सिंपल। लेकिन अब बचता यही है क्योंकि इन तीनों से तो नहीं लिया गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पर इसको देख लेना थोड़ा सा, ये है देखो ये लिखा, ड्राफ्टिंग कमेटी कंसिडर्ड दैट द फॉलोइंग द लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिश नॉन, इट वुड not be appropriate to describe India as a union, although its constitution may be federal in structure। ठीक है, इसको देख लेना। उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कौन सुप्रीम है? कभी भी संविधान से बड़ा सुप्रीम को नहीं, ये नहीं हो सकता। सोर्स ऑफ पावर जो शक्ति होगी वो जनता के पास होगी। क्यों शक्ति जनता के पास होगी? क्योंकि उनको राइट टू वोट है, और राइट टू वोट उनको किसने दिया है? इन्होंने दिया है, पार्लियामेंट नहीं, संविधान में। ठीक है, ये है। अब जो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है? तो वो यूएसए से आया है। ध्यान रखना इस बात को, वो कहाँ से आया है? तो वो यूएसए से आया है, जुडिशियल रिव्यू वहीं से आया है। अब इसके पीछे का लॉजिक कुछ नहीं है। वहां की जुडिशरी जो है वो एक्चुअली क्या है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो, है ना, इंडिपेंडेंट। उसमें भारत में क्या है, दोनों है। तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद क्या है? असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया। हाँ भाई ठीक है। इन रीजन क्या है? इन हैज बोरो, मतलब ये दोनों सही है, लेकिन बोरो करने से स्कोप लिमिटेड होगा, ये कैसे कह सकते हो? जुडिशरी का स्कोप भारत में लिमिटेड है, क्यों? क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस है। समझे बात को? भारत क्यों है लिमिटेड? क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस है, तो इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद द फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो फीचर है फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये ये फेडरलिज्म कौन ये करता है? तो भाई ये कनाडा करता है। ठीक है, ये कनाडा करता है। उसके बाद जो इंडियन फेडरलिज्म है वो कनाडा के पैटर्न पर है। उसके बाद जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ये आईएएस का क्वेश्चन है। ठीक है, कि वो किस तरीके से वो यहाँ पर आया है, मतलब कैसे वो डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक मिनट, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, है ना। ये यहाँ पर ये रखना, क्योंकि रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, वहां पर आप देखो, वहां पर मोनार्क होता है,
अपने यहाँ जो एग्जीक्यूटिव हेड जो होते हैं वो मतलब उसमें वो अपने प्रेसिडेंट साहब होते हैं। यहाँ पर ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, यहाँ पर ये मोनार्क होता है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है, और जो मोनार्क होता है वहां पर, वो भी एक तरीके का पावरलेस ही होता है वो भी। ठीक है, वो भी जो प्रेसिडेंट जैसे अपने यहाँ कहते हैं ना कि वो पावरलेस है, नॉमिनल है, उसी तरीके से ये भी पावरलेस होते हैं। मेन जो होता है संसद होती है वहाँ पे। तो जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम, जो जुडिशियल रिव्यू कहाँ एग्जिस्ट कहाँ करता है, तो इंडिया और यूके में, ध्यान रखना, दोनों जगह ही। उसके बाद यहाँ पर ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बिटवीन फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यहाँ पर ये तो है ही नहीं, सिंगल सिटीजनशिप तो है ही नहीं वहाँ। उसके बाद स्टेट का अपना भी है। थ्री लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ना, वहाँ नहीं है, वहाँ स्टेट की पावर बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेडरल एंड यूनिटरी बोथ। The government of France is of federal form. The Prime Minister of Pakistan is appointed by the people. तो भाई प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान का, वहां क्या इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है? हाँ। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेडरल एंड यूनिटरी बोथ। सरकार कैसे फेडरल, पॉलिटी इंडिया की हो सकती है फेडरल और यूनिटरी? कॉन्स्टिट्यूशन में ये सरकार में ये कैसे आएगा? कटेगा, कटेगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कहीं का भी प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट अलग चीज है। अपॉइंट तो राष्ट्रपति करता है भारत में, इलेक्ट लोग करते हैं। यहाँ अपॉइंटेड की जगह इलेक्टेड रहता ना, तब जाकर के आंसर हो जाता डी, लेकिन ये नहीं होगा। फेडरल नहीं है फ्रांस की, ये बचता है ये। और ये तो पहले ही देख करके टिक करने वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब कंकरेंट लिस्ट जो है इंडिया में, वो किसके द्वारा दिया गया है? तो भाई वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया है। इस बात को ध्यान रखना है कि दैट हैज बीन गिवन बाय ऑस्ट्रेलिया ओनली। उसके बाद जो आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम। द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस वो कहाँ से कॉन्करेंट लिस्ट की बात यहाँ पर आई है? तो ध्यान रखना कि वो ऑस्ट्रेलिया से आई है। और सोर्सेस से क्वेश्चन पूछ रहा है तो सोर्सेस ध्यान से पढ़ करके जाना है हमें। उसके बाद क्या है, जो फ्रेमर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वो जो कॉन्करेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लेकर के आए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से। कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। 15 नंबर क्वेश्चन। डीपीएसपी की बात, इरिश, जब डीपीएसपी का वीडियो गया है तो इरिश की बात वहां पर की है मैंने। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन कहने का क्या मतलब है? तो हैज टेकन कहने का मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्यूचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, इरिश डीपीएसपी के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट, ठीक है, ये इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। देखो, इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, अब ये जो बात कह रहा है ये राज्यसभा की बात कर रहा है। ठीक है ना, ये देखो कितना घुमा के पूछा है। तो ये 1998 में पूछा है, ये राज्यसभा की बात कर रहा है। और राज्यसभा की बात ईरिश रिपब्लिक से होगी, है ना, राज्यसभा की बात ईरिश रिपब्लिक से होगी। तो ये सारी बातें हैं, यहाँ पर ध्यान से रखना। लिस्ट वन लिस्ट टू को आपको मैच करना है। अब पता नहीं क्या है, फीचर्स है और कहाँ से लाया गया है वो। इसमें से डीपीएसपी हमने पढ़ रखा है, हमें पता है कि इसका आंसर 3 होगा। तो डी का 3 कहाँ दिया हुआ है? डी का 3 यहाँ दिया हुआ है, तो इन दोनों में से कोई एक का आंसर होगा। सिंपल, कुछ सोचना नहीं है। इमरजेंसी प्रिंसिपल की बात हुई थी, मैंने कब बताया था? जर्मनी से लिया गया है, कभी तो कुछ तो बोला था मैंने, मेरे को याद है। तो सी का 4 होगा। हाँ, जब मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने अत्याचार कर दिया था इमरजेंसी के टाइम, जब मैं फंडामेंटल राइट में बेसिक, अच्छा हाँ, जब मैं बोल रहा था 2021
को आप ये नहीं कर सकते, 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। उस समय मैंने बताया था कि इसको ले लिया गया था कहाँ से, इसको ले लिया गया था जर्मनी से। तो सी का 4 कहाँ है, अरे भाई दोनों में है। उसके बाद बी देख लो, पार्लियामेंट्री सिस्टम। हाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ है, यूके में, यूएस में। यहाँ तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस होता है। सुना है प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएस, एलिमिनेट हो जाएगा, अपने आप आंसर सी आ जाएगा, अपने आप, कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन है, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड आइडेंटिफाई करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और सोर्सेज दिया हुआ है, फिर सेम क्वेश्चन। बी का देखो कहीं पर 3 दिख रहा है, यार ये क्या है ये, बी का 3 कहाँ कहाँ दिख रहा है, ए ए, 5 ऑप्शन है। उसके बाद ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, यूनियन स्टेट रिलेशन, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट अभी हमने देखा, ऊपर देखा हमने, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स से। इसका मतलब ए का क्या है, ए का 4 होगा। ए का 4 कहाँ कहाँ है, तो ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा आपका। कैबिनेट गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है, कैबिनेट गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट भाई बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। तो कहाँ से लिया गया, तो देख लो सी का, जहां पर भी आपको 1 दिख रहा है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी का जहां पर भी 1 आपको दिख रहा है वो आंसर हो जाएगा। तो डी दिख रहा है ना, सी का 1 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आई होप आई एम मेकिंग सेंस ओवर हियर। यहाँ पर रेसिडुअल पावर ऑफ सेंटर, ये वो इस सब की बात की है, सोर्सेस की अच्छा, नॉट करेक्टली मैच, तो ये तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है ना, ये तो कनाडा, ये तो ये कर देख ही रहे हैं। बाकी सब सही है, इमरजेंसी पावर, फंडामेंटल राइट, ये सब सब कुछ हमने देख रखा है। रूल ऑफ लॉ, एविडाइसी, है ना, ये तो देख लिया है ना भाई। रूल ऑफ लॉ एविडाइसी, जैसे ही ये देख लिया, ए गया, सी गया, बी और डी बचा, बी और डी बच गया यहाँ पे। अब बी और डी में हमें क्या देखना है भाई, हमें देखना है, बी देखते हैं, बी क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये कहीं पर ध्यान देना, हमने डुओ प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की थी, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात की थी। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ भारत में कहाँ से लिया गया है, ये जापान से लिया गया है, ये जापान से लिया गया, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। फिर सेम टाइप का क्वेश्चन है, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, कंकरेंट इंडियन यूनियन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में लिखना। जैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा आप कहाँ पर है, फंडामेंटल राइट फिर से यूएसए, है ना। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई है, रशिया से, कम्युनिज्म से। रीजन भी बताया था कि यहाँ से ड्यूटीज क्यों लेके जाती है, जाएगी। वीडियो देखी होगी तो ये बात आपको ऑब्वियसली पता होगी या होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे के जो क्वेश्चन है 26 से वो हम अगले वीडियो में करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।